दोस्तों, मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ नई नई क्लास जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर, अपन बात करते हैं आज का जो चैप्टर है या क्लास है उसमें क्या रहेगा। देखिए, आपके ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि चाहे आप दुनिया का कोई से भी एग्जाम दे लो, चाहे टेक्निकल वाला हो चाहे नॉन टेक्निकल वाला, टेक्निकल वालों को डबल एडवांटेज मिल जाएगा उसमें कि आपके टेक्निकल में भी आएगा, साइंस में पूछा जाएगा। ऐसा चैप्टर जिसका नाम आपने सुना है या मैंने लिखा मेटल। क्या लिखा दोस्तों? मेटल। क्या होता है मेटल? मैं बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मेटल क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही है, बाहुबली है। मेटल का मतलब होता है धातु, और धातु की अगर बात करते हैं दोस्तों तो आप अच्छी तरह से अवगत होंगे धातु के बारे में। बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर है। क्या होता है धातु? पहले 2 मिनट अपन पर चर्चा करते हैं मेटल को लेकर के। एक्चुअल में सही दृष्टि से समझे तो भूगर्भ में, भूमि के गर्भ में सर्वाधिक अगर मात्रा देखी जाए तो धातु तत्वों भरे पड़े हैं। और धातु तत्वों में यहां अगर बात करते हो सर्वाधिक एल्यूमिनियम है, लेकिन सस्ता लोहा है। ऐसा क्यों? पहला ही प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने डाल दिया कि धातु है। भूमि में सर्वाधिक मात्रा धातु तत्वों में अगर बात करते हैं तो एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। धातु तत्वों में अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक भूगर्भ में, भूमि के गर्भ में जो है एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है। लेकिन सस्ता क्या है? लोहा। सस्ता क्या है? लोहा है। क्यों? यहां ऐसा क्यों हो रहा है? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो पनप ही रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा। इसका आपको पता है, ये जो भूगर्भ से मिलती है तो आपको बॉक्साइट के रूप में मिलता है। ये जरूरी नहीं कि आपको बॉक्साइट में मिले, ये आपको फेराइट मिल सकता है, मैग्नेटाइट मिल सकता है, हेमेटाइट मिल सकता है, लिमोनाइट मिल सकता है, सिडेराइट मिल सकता है। ऐसे जो है अलग अलग यहाँ अयस्क के रूप में मिल सकता है। ये है अयस्क। अयस्क से क्या तात्पर्य है? इंग्लिश में कहे तो और। ये सब क्या है? अयस्क। अयस्क से क्या तात्पर्य है? मतलब भूमि के गर्भ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि शुद्ध अवस्था में पाई जाती हो। तो अशुद्ध जो अवस्था में होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। जो अशुद्धि होती है वो किसी भी चीज की हो सकती है। सोने की अशुद्धि हो सकती है, लोहे की अशुद्धि हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। यहाँ और भी जो भी धातु तत्व है जो आप देखते हो दैनिक जीवन में, उन सभी को भूमि के गर्भ से ही निकाला जाता है। ये सत्य बात है। और आप इस बात से जानकार भी हो कि जब भूमि के गर्भ से किसी चीज को निकालेंगे तो क्या होगा, इसका परिणाम जानते हो। ये होगा यही कि ये जितनी भी जो चीज अपन निकाल रहे हैं वो अशुद्ध रूप में मिलेगी। पर यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने डाला है कि एल्यूमिनियम भूमि के गर्भ में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आपसे कहे कि सर्वाधिक मात्रा में जो है किस तत्व की उपस्थिति? एल्यूमिनियम की। अब यहाँ ये कम है, मैं नहीं कह रहा कि कम इतनी है, पर हाँ अपेक्षाकृत इसकी एल्यूमिनियम की ये भूगर्भ में कम है, लेकिन ये सस्ता है। क्या है? ये सस्ता है, ये महंगा है। अपेक्षा एक दूसरे की बात करें अपने। क्यों? यही क्वेश्चन अपना कि ऐसा क्यों है। ऐसा होने की एक वजह है जो आपके सामने हमें बताना चाहता हूं। कर ये बात हो तो कहने का मतलब एक परिभाषा बनती है धातुओं की कि क्या परिभाषा बनती है, इस पर बड़ी चर्चा कर लेते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो धातुओं की डेफिनेशन है इस पर ध्यान देंगे अपन। अब इससे डेफिनेशन बन जाती है। डेफिनेशन कैसे बनती है मैं बताता हूँ। पहले आपको ये बताता हूँ कि ऐसा सस्ता महंगा क्यों। पहले परिभाषा पर अपन बात करते हैं। तो परिभाषा ये है कि भूगर्भ में, भूमि के गर्भ में अशुद्ध अयस्क के रूप में
अयस्क के रूप में प्राप्त तत्व प्राप्त ठोस अवस्था के तत्व धातु कहलाते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी, डन ना। अब यहां तक आपको लग रहा है कि भूमि के गर्भ में अशुद्ध अवस्था के रूप में जो है ठोस अवस्था के रूप में जो पाए जाते हैं वो धातु कहलाते हैं। धातुओं में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, मैं आपको बता। सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करते हैं तो सबसे महंगा क्या है, यहाँ पर सबसे सस्ता क्यों है, इसकी वजह है मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो भूमि के गर्भ में जो चीज है उसके बारे में अगर यहाँ क्लियर करते हैं तो ये आपको क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। अपन इस पर परिचर्चा करना जरूरी है कि ये एल्यूमिनियम क्यों है। इसकी वजह है क्योंकि यहाँ जो है इसका शुद्धिकरण है ना, शुद्धिकरण, लोहे का शुद्धिकरण, मैं नोट डाल के लिख देता हूँ, नोट डाल के, लोहे का एल्यूमिनियम की अपेक्षा, एल्यूमिनियम की अपेक्षा शुद्धिकरण सस्ता होता है, सस्ता होता है। लोहे का एल्यूमिनियम की अपेक्षा शुद्धिकरण सस्ता होता है। कर अब आप यहाँ समझ चुके हो कि जो है किसकी अपेक्षा कौन सा हो रहा, तो यहाँ किसकी अपेक्षा आप ये क्लियर करा नहीं कर। तो लोहे का जो है यहाँ शुद्धिकरण जो होता है किसकी अपेक्षा, एल्यूमिनियम कैसा क्या होता है, सस्ता होता है। और इसी के कारण ऐसा हो रहा है, मैं आपके सामने यहाँ पर कह, तो ये चीज तो आपके समझ में आ ही गई है जिसका आप यहाँ समझ रहे हो। और इसीलिए यहाँ लोहा सस्ता होता है जबकि एल्यूमिनियम का जो है शुद्धिकरण महंगा होता है, परिणाम स्वरूप एल्यूमिनियम महंगा होता है। यही बात है। तो क्यों, क्योंकि इसका जो संधारण करते हैं, जो इसका निस्तारण करते हैं, वो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने कहा कि कई विधियों से करते हैं, वैसे तो आपको सब बताऊंगा, लेकिन मैं अगर बात सिंपल रूप से बात करें कि मैग्नेट का क्या होगा, लोहा जो है जैसे अपन प्लेट पर डालेंगे तो जहां मैग्नेट होगी तो उसकी ओर आकर्षित होकर नीचे गिर जाएगा, जबकि अशुद्धि दूर चली जाएगी। तो इस तरह से शुद्धिकरण आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती लोहा, क्योंकि लोहा जो है मैग्नेटिक धातु की ओर आकर्षित होता, जानते हो ना आप। तो मैग्नेट चुंबक की ओर आकर्षित होगा कि नहीं होगा, यही तो चीज है ना, क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह इसको ऐसे उतार लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये तो इसका यहाँ लोहे वाली बात थी, और अपने यहाँ इसका एक आपको क्लियरिफाई किया कि ऐसा हुआ। लेकिन अब इस पर दो चीजें आपके सामने बनती हैं, धातु तत्व और अधातु तत्व। यहाँ कंफ्यूजन जो है बनता है आपको, तो यूं बनता है कि धातु तत्व कौन सा है और अधातु तत्व कौन सा है, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो धातु तत्वों में अगर देखा जाए तो देखिए कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं, कुछ गुण। मैं दो पॉइंट पर बात कर लेता हूँ। एक तो मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। मेटलिक किसे कहेंगे, ठीक है। मैं बात करता हूँ धातु, ये है मेटल, ये है अधातु, नॉन मेटल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहाँ मेटल, इसको बोलते हैं नॉन मेटल, राइट ना, नॉन मेटल। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो अब आप समझिए, मैं आपको बताता हूं पहला पॉइंट, डन। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो पहला, सभी धातुएं ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। अपवाद, इसमें एक अपवाद भी है जो आपको मैं बताता हूँ, पारा, मरकरी, इसको Hg बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पारा जो है इसका अपवाद है, जो धातु होते हुए भी
द्रवावस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रवावस्था में। सामान्यतः पर धातु होते हुए भी द्रवावस्था में पाया जाता है। यहाँ अगर बात करूँ, देखो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, उसको साइलेंट कर दो। अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो ये बात आपको क्लियर करना है। तो देखिएगा यहाँ तक जो आपको देखना है कि अधातु क्या हो रहा, धातु किसे कह रहे, दोनों को क्लियर। अब धातु क्या है तो लिखे अधातु, है ना, सभी, लिखो सीधा सीधा लिखो, अधातु, ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अवस्थाओं में पाई जाती है। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि धातु, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, राइट ना। अब यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है। दूसरे नंबर का अगर पॉइंट अगर जिक्र किया जाए तो क्या हुआ, अधातु में अपने क्लियर कर लिया कि ठोस, द्रव, गैस और तीनों अवस्था में जब पाई जाती है तो किस तरह की कंडीशन आपके सामने। अच्छा, एक और बात बताऊं तो सारी की सारी जो धातु है ना, अगर इसमें अपवाद है तो यहाँ पर देखना ठोस, द्रव, गैस जो पाई जाती है वो क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में होती है। लेकिन यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं, सभी धातुएं, तो सभी धातुएं, ठीक है ना, ताप एवं विद्युत की चालक होती हैं, कंडक्टर होती है। क्या होती है? इसमें विद्युत धारा आसानी से गमन कर सकती है। इसमें क्या है कि सभी धातुएं हैं, ठीक है, सभी अधातु, विद्युत, ठीक है, ध्यान रखना विद्युत की क्या होगी बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्लियर। तो यहाँ पर ये देखना विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। चालक नहीं, वो चालक है तो कुचालक होती है। अब आप कहोगे सर ऐसा है क्या? हाँ भाई ऐसा है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। अपवाद को लिख लीजिएगा। अपवाद में इसमें है कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन एवं ग्रेफाइट, ये बात आपको क्लियर हो। तो कार्बन और ग्रेफाइट ऐसा है जो कि यहाँ पर क्या है, इसके अपवाद है। अपवाद में आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि किस तरह की क्या क्या कंडीशन बनती है। मैं आपको और बताता हूँ, और भी बहुत सारे हैं। जैसे धातुओं पर चोट मारते थे एक विशेष प्रकार की आवाज करते हैं, जबकि अधातु कोई विशेष प्रकार की आवाज नहीं करता। सॉरी। तो यहाँ ये चीजें आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको देखना है कि कार्बन और ग्रेफाइट इसके क्या है, अपवाद है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ गलनांक की अगर बात की जाए, तीसरा पॉइंट, अगर गलनांक है तो क्या होगा, गलनांक यहाँ पर। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि ये जो गलनांक है अधातु का ज्यादा होगा कि धातु का। यहाँ पर अब ये तो बिल्कुल ही किस अवस्था में, ठोस में है, द्रव है, यहाँ पर तो इस तरह की चीजें आपके सामने आती है जिनको अपन यहाँ पर बात करते हैं। और यहाँ जो है ये किस अवस्था में है, केवल ठोस में। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि गलनांक किसका ज्यादा में। भाई ठोस में तो गलनांक अधिक होगा ना, तो अधिक। यहाँ क्या होगा, गलनांक अपेक्षा, यहाँ पर गलनांक जो होगा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, गलनांक कम होगा। जब यहाँ गलनांक कम होगा और यहाँ गलनांक अधिक होगा तो ये आपको क्लियर हो ही रहा ना कि कैसी स्थिति आपके लिए यहाँ बन रही है। इसमें भी कुछ यहाँ पर देख सकते हो, जैसे सिलिकॉन आपका हो गया, कार्बन और सिलिकॉन का अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। मैं अगर अपवाद की बात करता हूँ तो सिलिकॉन और कार्बन, सिलिकॉन और कार्बन अपवाद है जिसका उच्च गलनांक होता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, अपवाद है, जिनको आप नोट कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें परंतु आपके लिए बहुत मोटी ये है। मैं आपकी बात करता हूँ धातुओं की प्रॉपर्टीज पर, गुण धर्मों पर, जो बहुत ही अहम मुद्दा है और जिससे वास्तव में ही आज तक क्वेश्चन बनता है। आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जाएगा जो कि धातुओं की गुण धर्मों से क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। तो मैं उसी पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक ऐसा करो, आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो और स्क्रीनशॉट के बाद अपन सीधा मुद्दे पर चलेंगे आगे।
अब अपन बात करते हैं आगे इसी में ही, तो क्या चीज़ आएगी समझना बात को थोड़ा सा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत क्लियर हो जाती है कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ पर इन पर ध्यान देना है। अब मैं बात बता रहा हूँ धातुओं का, वो चीज़ जो पढ़ाने जा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन से प्रत्येक बार प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है और उसमें से सर्वाधिक पूछा जाता है गुणों में। और गुणों में भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं भौतिक गुण, ठीक है, और एक होते हैं केमिकल गुण और एक होता है मैकेनिकल यांत्रिक गुण। और आज तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, वो चाहे कोई से भी हो, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए वो रहे अपने यांत्रिक गुणों से। और यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में, जो कि लड़के कर नहीं पाते हैं। मैं आज उसी में ही बात करेंगे अपने गुणों पर, मतलब जो है धातुओं की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिनको लेकर के अपन पर चर्चा यहाँ आज कर सकते हैं। चलो आज ही मेरे साथ, तो अपन इस पर पूरे विस्तार से एक एक चीज को यहाँ क्लियर करेंगे तो समझ लेंगे एक एक चीज को। आइए अब पहला पॉइंट है कि जो गुण आता है वो कौन कौन सा रहेगा, तो यहाँ सबसे पहले इसको देखते हैं। आइए धातुओं के गुण, अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। धातुओं के गुण, धातुओं की अगर बात करते हैं तो धातुओं के कौन कौन से गुण होंगे। गुण मैं अगर बात करूं तो यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, डन ना। सबसे पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं बेसिक चीजें सारी चीजें क्लियर करता हूँ आपको, तब जाकर के आपको समझना है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। दूसरा एक और आता है जिसका अपन बात करते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल, ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ये चीज आपको देखना होगा, डन ना। और तीसरा नंबर का आता है यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज, डन ना। यहां तक आपने पढ़ा, क्लियर। मैं बताऊं फिजिकल का मतलब होता है भौतिक गुण, ठीक है। मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक गुण और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। डन ना। अब यहाँ देखो 1 2 3 इन गुणों पर इस अगर बात करते हैं तो केमिकली अपन नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्यों, क्योंकि अपने ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में आता है और केमिस्ट्री अपन को इतना ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है। आप पढ़ रहे हो तो क्योंकि पढ़ना तो है लेकिन अभी नहीं। तो रासायनिक गुण जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु में से एक कर आपको ये समझना होगा कि कैसे है ये आपके चैप्टर वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी उपयोगी, फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत काम का चैप्टर, ठीक है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। तो केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, और रासायनिक जो गुण है वो कौन कौन सा है इसको अपने को क्लियर करना है, मैं आपको वही बताऊं। तो सबसे पहले देखिएगा ये है रहा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रासायनिक गुण कौन कौन से। रासायनिक, रासायनिक की बात करते हैं तो केवल और केवल रासायनिक अपन जिसमें रासायनिक से किस किस से मिलकर के कौन कौन से धातु अधातु तत्व बने होते हैं उस पर चर्चा करनी होती है, ये कि यहाँ नहीं करना। अपन को भौतिक पे बात करना, अपन को यांत्रिक पे बात करना। भौतिक वह गुण है जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा है, उसको चश्मा उस पर लगा के आया बढ़िया शानदार तरीके से, बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छा लग रहा है, क्या पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी लग रहा है। लेकिन जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा तो वो अंदर से जब बोल रहा तो उठपटांग जवाब दे रहा, मतलब कोई मतलब नहीं। मैंने पढ़ा दिया 1 घंटा और उसके बाद उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उसका बिल्कुल भी आंसर सही नहीं दे रहा या बिल्कुल डल है, तो अंदर से उसका लगता है कि यार ये तो मामला सही नहीं है ना। तो ये क्या है, किस पर डिपेंड करता है, ये भौतिक गुणों की बात है। बाहर से बना उसमें टकाटक लगे, कहीं जैसे धातु को देखा तो रंग देखा
तो रंग देख के आप बता देते हो कि ये गोल्ड है, ये सोना है, ये चांदी है, ये एल्यूमिनियम है, ये पीतल है, ये टंगस्टन है, टिन है, ये इत्यादि जो भी है आप बता देते हो। क्यों बताते हो? क्योंकि आपको पता है, उसके रंग को देख करके आप बताते हो। बनावट अगर आपको लगता है तो बहुत भारी है तो लोहा होगा, अंदाजा लगाते हो ना लगाते हो, ये क्या बनावट को देख करके बताते हो ना, बनावट इसके स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है ना, उसकी संरचना की अगर बात करते हो तो वो बताते हो। रंग देख लिया आपने, बनावट देख लिया, उसका गलनांक देख लिया, इस टाइप की चीज़ों को देख करके आप बताते हो। मैग्नेटिक का गुण है कि नहीं, चुंबकीय है क्या चुंबकीय, इस टाइप से देख करके उसको बताते हो कि ये धातु होगी। ये सब क्या है? गुण धर्म, ठीक है, जिनके आधार पर आप यहाँ पर कर लेते हो। लेकिन अगर ऐसी बात करते हैं, कुछ यांत्रिक गुण होते हैं जो आपको एक नज़र में देखने पर पता नहीं चलता, सामान्य नज़र से देखोगे तो उसमें पता नहीं चलता, उनको तोड़ने मरोड़ने पर या इत्यादि कोई भी ऑपरेशन करने पर, उन पर जो है ऑपरेशन के बाद की जो क्रियाएं होती है वो आपको जो है यांत्रिक गुण प्राप्त हो, जैसे इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता है, टेंसिटी, डक्टिलिटी, तन्यता है, मेलेबिलिटी है, हार्डनेस है, इत्यादि को आप खुरचने या फिर जो है तोड़ने मरोड़ने पर या खींचने पर यहाँ पर जो है ये गुण धर्म प्राप्त होते हैं, उनको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन रासायनिक गुणों की तरफ बात करते हैं तो आपका रासायनिक जो कि आपको इस चैप्टर में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, या जिसको कहे कि एक क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो इसको बार बार पढ़ना है और लिखना भी है बढ़िया सुरक्षित तरीके से, यांत्रिक गुणों को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा चैप्टर है जो आपके काम आएगा। खैर अपन पढ़ते हैं यांत्रिक गुणों को, लेकिन उससे पहले एक स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका भी, और अपना आगे बात करेंगे इसमें। अब अपन पढ़ते हैं इसमें कि भौतिक गुण कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात किया है यहाँ पर कि भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुण किसे कहते हैं, ठीक है, मेटल में अगर बात करते हैं तो भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखना सबसे पहले अब मैं बताऊं तो ये एक प्राकृतिक गुण होते हैं भौतिक गुण। अगर इसकी परिभाषा की डेफिनेशन पर अपन चर्चा करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि भौतिक गुण प्राकृतिक गुण होते हैं। ठीक, देखिए ना, यह गुण प्राकृतिक होते हैं, ये गुण क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति से प्रदत्त होते हैं। एक बात तो ये क्लियर होगी कि ये जो गुण होंगे वो प्राकृतिक होंगे, ठीक है, और स्थायी रहते हैं, स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है, होते हैं, और इन्हें देख करके ही किसी भी धातु तत्व को आसानी से पहचाना जा सकता है। इन्हें देखकर ही किसी धातु तत्व को आसानी से पहचाना जाता है। डन ना, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से हैं, 5 गुण है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो कलर, कोई भी धातु का आप रंग देखा बता देते हो कि सोना है कि पीतल है कि चांदी है कि तांबा है कि हीरा है कि मोती है, मतलब समझ रहे एग्जाम्पल में ऐसे कोई भी बताते हो कि बनावट होती है इसकी, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर से भी आपको अंदाजा लग जाता है कि कैसी कंडीशंस आपके साथ में होगी, मतलब बनावट, संरचना जिसको हो सकते हो संरचना, तो वो भी आपको यहाँ पर क्लियरफाई हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इससे अपन बात करते हैं तो एक और चीज आ जाती है इसकी, वो है कि हैवी, मतलब भार, वेट बोलेंगे, हैवी का मतलब वेट। अगर वेट की ही अगर बात की जाए तो वेट क्या होगा, मतलब भार, कितनी भारी है, इसको लिखिएगा वेट, भार, भार में जैसे सर्वाधिक भारी कौन सी है, सबसे हल्की कौन सी है, ये चीज़ आपको कैसे पता चलता है, वैसे आधार पर अनुमान लगा लेते हो कि यार हल्की है तो क्या होगी। तो ये है, एक होता है गलनीयता, फ्यूसिबिलिटी, फ्यूसिबिलिटी, गलनीयता, राइट ना। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान देने की बात है कि क्या क्या होगी। इसके बाद कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी मतलब होता है चालकता। तो चालकता की बात करते थे, एक तो हीट होता है और एक और चीज होती है हीट के बाद में इलेक्ट्रिक, उष्मा और विद्युत का।
तो चालकता किसकी, ऊष्मा और विद्युत की जो है यहाँ पर देखना है। यही चीज आपके लिए होता है। एक होता है चुंबकीयता, मैग्नेटिक, चुंबकीयता। ये पांचवा नहीं, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखना ये 5 7 6 गुण जो है इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं, जो कि किसके भौतिक गुणों का, जिसका अपन परिचर्चा कर रहे हैं कि ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक गुणों के, जो कि आप यहाँ समझ सकते हो, है ना। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, इस पर कोई संशय और किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, राइट ना। तो फिर ये चीज आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो अपन इसी पर और आगे परिचर्चा करते हैं कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, इस पर देखते हैं। एक बार इसको उतार लो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे पर परिचर्चा करते हैं। तो अपन विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों आपके लिए। देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं, तो मैं अभी पढ़ा रहा था, आपको याद हो तो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल में अपन जो वर्ण है फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 1 पर इस पर ध्यान देंगे तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जो कि आपके लिए बहुत काम का है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, इस पर ध्यान देना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इस पर है क्या चीज, इसको ध्यान देंगे तो यूँ आता है कि भौतिक गुण, क्या था, भौतिक गुण। और भौतिक गुणों की अगर बात करते हैं तो भौतिक गुण जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भौतिक गुणों में आपको ध्यान देने की बात है, फर्स्ट नंबर पर मैं लिख देता हूं, जिससे आपको ध्यान हो जाएगा कि यहाँ पर क्या, तो कलर। कलर क्या हुआ, कलर का मतलब होता है रंग। किसी भी धातु को उसके रंग को देख करके आप पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो बाहरी बनावट, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं किसी भी धातु की बाह्य बनावट को देखकर उसके रंग से पहचान की जा सकती है। अतः ये क्या हुआ, भौतिक हुआ। ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं तो ये आता है कलर। कलर में कौन कौन सा आता है, जैसे यूँ कहिए कि देखिएगा, जैसे एल्यूमिनियम का ले लीजिएगा, वाइट, या कहो तो सफेद, ठीक है। पीतल का ले लीजिएगा, पीला, ठीक है। इस तरह से सोने का ले लीजिएगा, सोने का कहे तो सुनहरा। तो ये कलर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस टाइप से जब भी आप देखते हो तो ये देख करके कैसे पता चल जाता है आपको, कोई भी धातु को देखा कि लोहा है, सोना है, पीतल है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, टिन है, जस्ता है, निकिल है, क्रोमियम है, ये कैसे पता चलता है आपको, सब उसके बाहरी बनावट से देख करके फर्स्ट कंडीशन में आप देख लेते हो कि भाई ये चीज है, समझ रहे हो ना। तो आपको यही ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको यहाँ और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये था नंबर 1, ठीक है ना। अब नंबर 2 पे क्या आता है, इस पर ध्यान देना है। तो नंबर 2 पे आता है या कलर के बाद स्ट्रक्चर, क्या आता है, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर होता क्या है, इसका मतलब होता है बनावट। और बनावट या फिर यूं कहे तो अपन यहाँ इसको संरचना भी बोल सकते हैं। संरचना, प्रत्येक धातु की कोई न कोई एक विशेष संरचना होती है और उसे देख करके आप अंदाजा लगा लेते हो कि इसकी कैसी बनावट है, ठीक है। तो यहाँ पर जन एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। प्रत्येक धातु की एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। प्रत्येक धातु की यहाँ पर एक विशेष प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है, जिसके बारे में अपन यहाँ पर बात करें। तो इस संरचना से अपन को पता चल जाता है कि क्या है, कि प्रत्येक धातु की क्या है, एक विशेष प्रकार की। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, इससे क्लियर कर सकते हो विशेष संरचना जो होगी उसमें। जैसे बात करते हैं कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा,
अब आपसे पूछा जाए कि ढलुआ लोहा की कैसी संरचना होती है। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट या सेकंड पेज में आपको पता हो तो जो है कि प्रत्येक धातु की एक स्ट्रक्चर बनवाई जाती है ऐसे ऐसे करके, और उस स्ट्रक्चर में अलग अलग दाने दर्शाए जाते हैं, किसी के ऐसे है, किसी के ऐसे है, किसी के ऐसे है, अलग अलग जो है स्ट्रक्चर बनाई जाती है। इसी प्रकार से कोई जो है अलग अलग प्रकार की होती है, किसी की ऐसी आकृति रहती है, किसी की ऐसी आकृति रहती है। तो एक विशेष जो संरचना अपन बनवाते हैं ये ईडी के अंदर बनाई जाती है। तो आपको बता रहा हूँ कि यही यहाँ पर है। जैसे कास्ट आयरन की क्या रहेगी, ठीक है, तो मैं कास्ट आयरन की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन, 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 ठीक है, कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइन। नंबर 2 अगर बात की जाए तो कास्ट आयरन का लॉ क्या आ गया। दूसरा नंबर बात करते हैं तो अपने स्टील आ जाता है। स्टील का मतलब इस्पात। इस्पात की अगर बात करते हैं तो इस्पात की क्या होगी ये भी आपको ध्यान रखना। तो कास्ट आयरन की जैसे क्रिस्टलाइन तो स्टील की क्या होगी, ग्रेंगुलर, ठीक है। ऐसे तीसरे नंबर पर अपन देख सकते हैं यहाँ पर है ना, तो यहाँ रोट आयरन की, रोट आयरन मतलब पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। फुटवा लोहे की अगर बात करते हैं तो इसकी होती है फाइबरस, बरस। तो ये चीज आपको देखनी होगी। तो यहाँ आप देखो तो कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, इस्पात हो गया, तो यहाँ अलग अलग की अलग अलग जो आप यहाँ देख पा रहे हो, और उसी के आधार पर अपन यहाँ क्लियर कर पा रहे हैं कि कैसी क्या है। तो ये था कलर्ड, जिसकी बात करते हैं तो कौन सा कलर किसके आधार पर है, इन सबको अपने वेरीफाई कर लिया। अब आपकी बात आ गई कलर, कलर के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद क्या था वेट, वेट का मतलब था भार। अगर तीसरे नंबर पॉइंट बात करूं तो यहाँ होता है भार। चलो मैं स्क्रीन शॉट ले लो तो क्या होगा कि अपन तीसरा नंबर का पॉइंट भी पढ़ सकेंगे, ले लीजिएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। चलिए यार तो आगे बात करते हैं इसी में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर जाए तो क्या होगा, तो एक एक चीज आपको यहाँ क्लियर बता रहा हूँ कि रंग क्या होगा कि प्रत्येक धातु का यही निर्धारण करता है कि ये कौन सी, देख करके आप बता देते हो कि सोना है, ये तो देख कर नहीं बताते हो कहीं चांदी है, नहीं 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 भाई पीतल है, नहीं नहीं भाई, आपके ये बनावट के आधार पर ही अपन बात कर रहे हैं। उसी के बाद यहाँ जैसे पता चल जाता है कि भाई क्या क्या चीज़, स्ट्रक्चर से आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि यार बनावट है तो इसका मतलब सोना ही होगा, चांदी होगी, पीतल होगा, लोहा होगा, एल्यूमिनियम होगा, टिन होगा, शीशा होगा। ये सब किसके आधार पर, सिर्फ और सिर्फ बनावट से ही आप पता कर लेते हो कि सी ऐसी बनावट है, तो ये बाह्य संरचना के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर पता चल जाता है। ये बात तो आपको पता चले क्योंकि पढ़ी अपन भौतिकी गई, अतः भौतिक गुणों के बारे में आपने यहाँ पर एक एक चीज को देखा, समझा, समझा। लेकिन और भी है भौतिक गुण जिसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए आइए मेरे साथ में, मैं बात बताना चाहता हूँ सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर, सॉरी थर्ड नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, वेट। वेट क्या होता है, मतलब भार। वेट का मतलब था भार, और भार की बात करते हैं तो यहाँ जो है कि भार क्या होगा, किसको कहेंगे भार। तो प्रत्येक धातु का एक विशिष्ट भार होता है, प्रत्येक धातु का एक विशिष्ट भार होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर देखना होगा। तो विशिष्ट जो भार होता है वो आपको देखना होता है। तो प्रत्येक धातु का, जैसे एग्जांपल में अपन समझेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल अपन क्लियर करते हैं, ठीक है, डन ना। फर्स्ट एग्जांपल अपन क्लियर करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल से अपन को यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि प्रत्येक धातु का एक विशिष्ट भार होता है, और वो भार के आधार पर अपन यहाँ पर क्लियरिफाई कर पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से होगा, ये चीजें देखना होता है, डन। तो प्रत्येक का यहाँ पर विशिष्ट भार, सब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सर्वाधिक, सर्वाधिकता का क्रम। अब सर्वाधिक जो भारी है वो है ओस्मियम, ओस्मियम, ठीक है, ओएस बस सर्वाधिक भारी है। इसके बाद अगर बात आती है तो कौन सा आता है, शीशा, नहीं शीशा बिल्कुल, जिसको अपन पीजी बोलते हैं। और एक और आता है यहाँ इसी क्रम में पारा, इसको एचजी बोलते हैं। और सबसे हल्की का होती है तो सबसे भारी, मैं यहाँ एक और डाल देता हूँ, सबसे भारी के बाद में यहाँ एक और सबसे हल्की,
सबसे हल्की एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम, ये आपको देखना होगा। तो सबसे हल्की भी आपको क्लियर होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पता चल जाता है भार के आधार पर कि ये धातु के गुण कौन कौन। मैं यहाँ इनको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यांत्रिक से ज़्यादा पूछते हैं, फिर भी कि बाई द पूछ लिया जाए कि सबसे हल्की कौन सी, सबसे भारी कौन सी, तो आपको देखना होगा। उसमें आपके एग्जाम में बहुत कम पूछता है, इसी से पारा पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसी में, तो एक और आता है, वो आता कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी जानते हो? इसका मतलब चालकता, इसका मतलब होता है चालकता। कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, चालकता, चालकता की बात कर रहे हैं तो यहाँ चालकता जो होगी वो क्या होगी? चालकता विद्युत व ऊष्मा, ऊष्मा चालकता का अगर जिक्र कर रहे हैं तो किसमें कर रहे हैं? या तो विद्युत का, यहाँ ऊष्मा का कर। आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो जो चालकता है, तो प्रत्येक धातु तत्व चालक होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक होता है। तो लिखना, प्रत्येक धातु तत्व चालक होता है, प्रत्येक धातु तत्व चालक होता है। ठीक है, इसमें भी पहला पॉइंट तो ये आ गया, प्रत्येक धातु तत्व चालक। दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि धातु तत्वों में कोई सा भी हो वो चालक तो रहेगा, जो विद्युत का चालक होगा वो ऊष्मा का विद्युत चालक होगा। मैं इस बात को आपको और नोट डाल लिख देता हूँ। ठीक है, नोट, जो विद्युत का अच्छा चालक, विद्युत का अच्छा चालक होगा, अच्छा चालक होता है, वह ऊष्मा का भी अच्छा चालक होता है। चालक होता है, ये बात आपको क्लियर करना। तो मतलब सर्वाधिक विद्युत का चालक, ऊष्मा का सर्वाधिक चालक, यही बात है। ऐसे एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे सर्वाधिकता की बात करते हैं तो सर्वाधिकता का मैं कुछ का नाम लिख देता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाए। जैसे चांदी सर्वाधिक है, डन ना। दूसरे नंबर पे है तांबा, जो यूज ज़्यादा आता है। तीसरे नंबर पे है सोना, जो यूज नहीं आता है, सोना और तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है एल्यूमिनियम, ये है बॉक्साइड, और यहाँ है अपने चौथे नंबर 5वें पे टंगस्टन। बहुत सारी होती है, लेकिन अपन बात करते हैं चालकता की बात करते हैं तो सर्वाधिक चालक है। इतना सा ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक चालक कौन सा है, ये बार बार पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन रखना। आपको पता है कि लो लेवल, हाई लेवल और मीडियम लेवल, तो लो लेवल का क्वेश्चन है लेकिन हर बार पूछा जाता है। ये चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, कोई ये नहीं कि आप जो है किसका देंगे उसका देंगे, किसी का भी दो, सभी में ही पूछा जाता है। अतः एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है आपके लिए। ठीक है, कर अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, उतार लो आसानी से। आपने उतार लिया तो आगे बात करते हैं इसमें ही। तो मेरा कहने का मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि प्रत्येक धातु की क्या कंडीशन है, भार के आधार पर आपने देख लिया। अलग अलग भार होता है, भार से अपन को ये भी क्लियर हो गया कि किस तरह से भार होता है। ये भौतिक गुणों की परिचर्चा आपने यहाँ पर की है विस्तार से, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सके। भौतिक गुणों में आपने यहाँ पर पढ़ा, तो यहाँ भार को लेकर के सर्वाधिक जो भारी है उसमें अपने यहाँ पर ओस्मियम, हल्की है तो एल्यूमिनियम। ठीक है ना। भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा भी एल्यूमिनियम की होती है। चालकता की बात करें तो चांदी सर्वाधिक पहला स्थान रखती है। ठीक है, बाकी जो क्रमबद्ध रूप से आपको दिखा है। दूसरे नंबर पर तो चांदी नहीं ऑप्शन में दिया हो तो तांबा आएगा, और तांबा नहीं दिया तो फिर क्या आएगा? सोना।
पर लोग बाग जल्दी जल्दी में जो है इसको सोना कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं। हाँ, माना कि सोने की उपयोगिता यहाँ नहीं है, लेकिन तीसरे स्थान पर सोना फिर भी है ना, पहले स्थान पर चांदी ही है, ठीक है। और चांदी अगर नहीं दिया तो तांबा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं इसमें। मैं आपको बात करना चाहता हूँ इसमें मैग्नेटिक गुण की। मैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर जो भी है मैग्नेटिक, ये लीजिएगा आपका 5 नंबर का मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्या होता है, मतलब चुंबकीय, चुंबकीयता जो गुण है उसके बारे में बात करें अपने यहाँ। कौन से गुण, चुंबकीयता। इसकी परिभाषा समझो आपकी, चुंबकीयता कौन सा गुण है। देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। धातुओं का वह गुण जो चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है, ठीक है ना। चुंबक चुंबक लोह कणों को अपनी ओर और आकर्षित करती हैं, अट्रैक्शन करती हैं। डन ना। अब आपको ये बात तो क्लियर होगी कि यहाँ जो है चुंबक लोहे को कणों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ये बात क्लियर है, ये मैग्नेटिक फोर्स में आता है। जिससे एग्जांपल में बात करते हैं तो यूँ समझिएगा कि किन के धातुओं के जो लोह तत्व, ठीक है, जैसे लोहा है, लोहे के बाद इस्पात अगर आता है तो वो भी लोहे का ही, कार्बन प्लस लोहा, ठीक है। लोहा, कार्बन, इस्पात अगर बात करते थे सब इसी की ही रूप है। मैं और बात करता हूँ आपसे इसी क्रम में, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए बस साथ में लोहा है, इस्पात है, इसके बाद आता है अपना यहाँ पर कार्बन, लोहा, इस्पात है ना, और मिश्र धातु, लोहे से मिश्र धातु, लोहा मिश्रण, जो भी लोहे से मिश्रण है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखना होगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हो। तो यहाँ नोट डाल करके मैं एक चीज़ लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाता है। लोह धातु अलोह धातु चुंबकीयता गुण के कारण ही अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो सारा कि इसमें एक नोट डाल के लिख रहा हूँ, ठीक है। नोट में ये आ रहा है कि यहाँ लोह, ठीक है, तो चुंबकीयता के कारण ही, चुंबकीयता के कारण ही धातुओं एवं अधातुओं की पहचान की जाती है। मतलब सही लैंग्वेज में समझे तो अधातु होती अचुंबकीय, ठीक है, और ये होती है धातु चुंबकीय। डन ना। तो इस तरह की चीजें आपके सामने आती है। तो थोड़े भी जो गुण आते हैं तो इस तरह से गुण आते हैं। अधातु जो होती है अचुंबकीय होती है, चुंबकीय होती है, और इसी बिंदु को अपने यहाँ पर क्लियरिफाई कर रहे हैं। बात समझ में आए ना। तो यही चीज अपने यहाँ समझाना चाह रहे हैं, जो आपको यहाँ पर क्लियरिफाई हो रहा। तो उम्मीद है अपन और आगे बात करते हैं। ये चीजें जो आपने लिखी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज आता है लास्ट में जिसको अपन जिक्र करना चाहते हैं, वो है 6वां नंबर का, और इसको कहेंगे अपन यहाँ फ्यूसिबिलिटी। राइट है। इसका मतलब होता है गलनीयता, राइट। देखो यहाँ पर फ्यूसिबिलिटी का मतलब होता है गलनीयता। गलनीयता किसे कहते हैं, ये चीज आपको देखना होगा, नोटिस करना होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ। गलनीयता मतलब गलनांक। प्रत्येक धातुओं का अलग अलग गलनांक होता है। प्रत्येक धातुओं का अलग अलग गलनांक होता है, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपको ये पता चल रहा है कि प्रत्येक धातुओं का गलनांक जो है डिफरेंस है, अलग अलग है, आप समझ सकते हो। इसके बाद अगर बात आती है तो क्या आती है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। मैं वहीं ले सकता हूँ मुद्दे पर।
देखिए, सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन समझे तो क्या आएगा, उदाहरण में समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये लीजिए एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहले सर्वाधिक अगर कम है सामान्य रूप से, तो यहाँ बात करते हैं टिन। टिन को अपन एस से भी लिखते हैं, ऐसे हो गया। और टिन की बात करते हैं तो इसका टिन स्टोन जो है इसको होता है 232 इसका गलनांक होता है डिग्री सेल्सियस। दूसरा, इसमें ही अगर बात की जाए तो शीशा होता है। शीशा को अपन पीबी के नाम से भी जानते हैं, और इसका होता है 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और तीसरा के बाद में एक और यहाँ दूसरे बाद तीसरा आता है। देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यूँ समझिए, शीशा हो गया। अब इसके बाद एक और आता है एल्यूमिनियम। ले लो, एल्यूमिनियम का होता है यहाँ पर 420, है ना। तो लिखिएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 420 नहीं होता, एल्यूमिनियम। बॉक्साइड इसका इसको होता है एल। ठीक है, बॉक्साइड इसका क्या होता है, एस को होता है। अगर बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का जो एस का है वो होता है बॉक्साइड। ठीक है, मैं और आगे बताना चाहता हूँ आपको, सुनिए ध्यान से। एक एक चीज को क्लियर करते हैं पहले, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि क्या है। इसका है 657 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 657। इसके बाद आता है यहाँ, इससे भी पहले वैसे था, और यहाँ पर जस्ता जेडन। जस्ता जो आता है वो जेडन, जिसको अपने यहाँ 420 डिग्री सेल्सियस में दिया। ठीक है, इसके बाद में आपके यहाँ पर देखिएगा आगे मिलता है, यूँ समझिए। अगर और भी बात की जाए तो बहुत सारे हैं। चांदी ले लीजिएगा, चांदी का 960 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लो तो आता है तांबा सीयू का 1083। ये कई बार आया हुआ, ये वेरी मोस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा। वैसे तो आप सोना भी ले सकते हो, ये तो सभी का लिख दूंगा मैं, पर एक्चुअली में जो एग्जाम की दृष्टि से वो कौन सा है, यहाँ पर ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो वो है 1063 डिग्री, यहाँ पर 83 थी, यहाँ 63 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो और भी चीज़ लीजिए। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यूँ समझिएगा कि लोहा ले लीजिएगा। लोहा लोगे तो लोहे का आपका होता है 1200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री 1600 डिग्री, हाँ 1400 या 1500 डिग्री। इसका कारण क्यों अलग अलग होता है, इसकी वजह है क्योंकि अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे पिटवा लोहा होता है, डलवा लोहा होता है ना। तो यहाँ पर कच्चा लोहा होता है, तो इनका सबका होता है। आगे होता है आपका, देखिएगा यहाँ लीजिए प्लेटिनम ले लो। प्लेटिनम की अगर बात करते हैं तो प्लेटिनम क्या होगा, इस पर ध्यान देना। तो प्लेटिनम को पीटी बोलते हैं, और पीटी का जो होता है 1773 होता है, और सर्वाधिक जो होता है वो होता है यहाँ कार्बन का, जो कि 3500 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो धातु तत्वों में आपको यही चीज़ें हैं ना। तो यहाँ ये कार्बन मैंने बताया, लेकिन अपन यहाँ पर सारे के सारे धातु तत्व पढ़ रहे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। कार्बन एक अपवाद भी है ना। अपन को तो यहाँ क्लियर करना। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आएगी। नहीं, अपन पढ़ रहे थे यहाँ सारे धातु तत्व, और धातु तत्वों के कौन से गुण यहाँ पर भौतिक गुण मैंने पूरे विस्तार से पढ़ाई समझाया आपको। उम्मीद है समझ में आया होगी। तो आप इसको लिख लीजिएगा, रिटर्न कर लीजिएगा, बढ़िया। फिर आगे बात करते हैं, एक बार लिख लो। ये तो अपन ने पढ़ा था सारा का सारा जो है धातुओं के गुण, और धातुओं के गुणों में भौतिक अपन पढ़ेंगे मैकेनिकल पार्ट्स। और मैकेनिकल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको एग्जाम की दृष्टि से तो पढ़ेंगे। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है, यूँ समझिए तो सरल लैंग्वेज में कहेंगे तो इसको बोलेंगे यांत्रिक गुण। ठोकने पीटने या चोट मारने पर यांत्रिक गुणों की अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, ठोकने पीटने या चोट मारने पर। क्या देखो, कोई सा भी गुण हो सकता है, यहाँ पर ठोको पीटो या चोट मारो, तो उसके कारण क्या होगा कि कोई स्थिति तो बनेगी जरूर बनेगी। ठीक है, तो देखिए ठोकने पीटने या चोट मार,
पर, ठोकने पीटने या चोट मारने पर या मोड़ने पर, ठीक है, ठोकने पीटने चोट मारने व मोड़ने पर धातुओं के यांत्रिक गुण दिखाई देते हैं। धातुओं के यांत्रिक गुण दिखाई देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, डन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, कुछ उदाहरण आप देखिए। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख देता हूँ। इलास्टिसिटी, 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 प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, दूसरा प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, सुगढ़ता, सुगढ़ता, तीसरा डक्टिलिटी, मतलब तन्यता, तीसरा, चौथा हार्डनेस, मतलब कठोरता। अगला मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी, आघातवर्धनीयता, आघात। मैं एक साथ क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टफनेस, टफनेस, चिमरता, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर यही देखना है कि किस तरह से क्या है, टेनासिटी, ठीक है, तन्यता, ठीक है। एक और आता है टेनासिटी के बाद में, फटीग रेजिस्टेंस, फटीग रेजिस्टेंस। फटीग रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ श्रांति, श्रांति प्रतिरोध। मैकेनिकल में तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैकेनिकल की बात करते हैं तो शांति प्रतिरोध बहुत बड़ा चैप्टर है, और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे, वो भी बड़ा वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, प्रत्यास्थता, धातुओं को खींचने पर। अब मैं बताता हूँ, पूरे प्रत्येक का बताऊंगा, लेकिन आपको बेसिकली बताता हूँ। प्रत्यास्थता, खींचने पर बल लगाया और छोड़ने पर पुनः वही स्थिति में आ गई इलास्टिसिटी, और अगर वही स्थिति में रुक गई तो सुगढ़ता, मतलब प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी का तन्यता, खींचने पर क्या होता है, पतले तार बन सकते हैं। हार्डनेस का मतलब कठोरता, कुचलने पर कुचलाई ना है। मैलेबिलिटी का आघात में दे, चोट मारने पर भी झटकों को सहन कर ले। और यहाँ पर है चिमड़लता, चिमड़लता का मतलब है जो शॉक से ऑब्जर्व होते हैं ना, झटकों को सहन करने, वो यहाँ पर ही होता है टफनेसता के कारण, ठीक है, यहाँ पर। और टेनासिटी का मतलब तन्यता, जिससे कि खिंचता चला जाता है। फटीग रेजिस्टेंस का मतलब झटकों के लिए विशेष बनाया जाता है, और वही जो है फटिंग को, मतलब झटकों को आराम से रह सकता है। ये पर्टिकुलर उसी के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग गुण हैं, ये सारे मैंने आपको विस्तार से बताए हैं, लेकिन इनको एक एक करके पढ़ना जरूरी है। लेकिन एक स्क्रीनशॉट बनता है पहले आराम से। अब अपन पढ़ेंगे उसी में ही जो पढ़ रहे हैं आगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि यह मैकेनिकल गुणों में अपन बेसिक चीजें बताई मैंने बेहाल में। अब अपन अगर इसमें विस्तार से एक एक चीजों पर परिचर्चा करें तो ज्यादा लाभदायक होगा, राइट ना। तो अपन बात करते हैं इसमें विस्तार से एक एक चीजों पर, ठीक है। तो सबसे पहले जिस पर मैं परिचर्चा करने जा रहा हूँ वो है आपका यहाँ, जिस बिंदु पर अपन यहाँ बात करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर बात की जाए तो कौन सा होगा, ये बात आपके लिए बहुत है, मैं बताना चाहता हूँ। तो आपके लिए जो बिंदु है कि सबसे पहले है इलास्टिसिटी, किसे कहते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक। अब आप जानते हो इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्रत्यास्थता। क्या होता है? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, ठीक है, ठीक है। तो प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलास्टिसिटी। अब आप यहाँ पर क्लियर करो क्या होता है। मैं कुछ चीज़ों पर आपको यहाँ क्लियरिफाई करके बताता हूँ, समझने की कोशिश करना, गौर करना थोड़ा सा। और ये ऐसा बिंदु है जो अपन यांत्रिक गुण पढ़ रहे हैं अभी, इसमें से एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अतः ये मोस्ट ही नहीं बल्कि वेरी मोस्ट है। एग्जाम में चाहे आप 2000 यहाँ 18 का लो, 19 का लो, 17 का लो, 16 का लो, प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर देखने को मिलेगा। आप चाहे नेक्स्ट 5 साल के किसी भी एग्जाम के या फिर ITI के डिप्लोमा के पेपर उठाकर देख लो, तो आपको यकीन से यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से लेकर के बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी। अब चाहे कॉम्पिटिशन ले लो या फिर एकेडमिक लेवल का ले लो, ITI डिप्लोमा डिग्री, तो सभी में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे लेवल के। बहुत ही अच्छा चैप्टर, शानदार है। आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत दोगे तो उसमें अपना काम हो जाएगा। कर अपन बिंदु पर पहुंचते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होता है ये समझिए तो सरल लैंग्वेज में कहेंगे कि धातु पर क्या होता है कि बल लगाना। कोई भी धातु को अपन ने बल लगाया, बल लगाया, बल लगाया, स्प्रिंग देखी होगी आपने, ठीक है, बल लगाया, बल लगाया, बल लगाया स्प्रिंग पर, और बल लगाने पर फैल जाती, लेकिन छोटा तो वापिस पुनः अपने स्थान पर, ठीक है। ये तो वही वाली बोलते हैं, कुत्ते के दुम को पुंगी में डाला और पुंगी खोली तो वापिस अपने स्थान पर, टेढ़ी की टेढ़ी। तो सेम यही है। और ये जो कुत्ते की दुम है वो इलास्टिसिटी है, इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। यही चीज सरल लैंग्वेज में अगर कहे तो कहने का मतलब किसी भी धातु पर बल लगाने पर वह अपनी अवस्था परिवर्तन कर ले एवं बल हटाने पर पुनः पूर्व अवस्था में आ जाए, ये इलास्टिसिटी अर्थात प्रत्यास्थता कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिखिए इसकी परिभाषा। देखिए, किसी भी धातु पर क्या बात कर रहे हैं तुम? किसी भी धातु, कोई भी धातु हो सकती है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो किसी भी धातु पर बल लगाने पर ठीक है, वह अपनी अवस्था परिवर्तन कर ले, लगाने पर वह अपनी अवस्था परिवर्तन कर ले, लगाने पर वह अपनी अवस्था परिवर्तन कर ले, अवस्था परिवर्तन कर ले एवं पुनः बल हटाने पर पूर्व अवस्था में, पुनः बल हटाने पर पूर्व अवस्था में, पुनः बल हटाने पर पूर्व अवस्था में पहुंच जाए, पूर्व अवस्था ग्रहण कर ले, प्रत्यास्थता कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। तो ये चीज आपके प्रत्यास्थता वाली बात। तो अपने क्या किया? बल लगाया, हटाया, ठीक है, ये चीज है। अर्थात ये समझिएगा कि पुनः स्थान प्राप्त करना। तो इसको एक टेक्स्ट के माध्यम से याद रखिएगा, जिसमें कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ये समझिए तो कुत्ते की दुम, कुत्ते की दुम हमेशा क्या रहती है? बल हटाते, पुंगी हटाते, वापस टेढ़ी टेढ़ी, ऐसे इस पे भी बल हटाते पूर्व अवस्था में रहती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। एग्जाम्पल के तौर पर कौन समझ सकते हैं? सर्वाधिक होगी, तो सर्वाधिकता की अगर बात करते हैं तो ये किस्म होगी, ठीक है, सर्वाधिक होती है इस्पात में, किसमें? स्प्रिंग स्टील। अगर बात करें यहाँ स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो, स्प्रिंग जो बनी होती है, और स्टील इस्पात या फौलाद। अगर यहाँ ये ऑप्शन ना है तो इस्पात भी अगर आए तो क्लियर है, यहाँ एग्जाम की दृष्टि से इस्पात ही पूछा जाता है, ठीक है ना। अब आपको मैं एक नोट डालकर लिखूंगा इसमें, जो आपको तकलीफ ना करे, है ना। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। आपको लगता है कभी कभार कि रबर में नहीं होती कि रबर को छोड़ा पुनः वहाँ छोड़ दिया जाए, ऐसा आपको नहीं लगता ना कई बार। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मदद करती है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रबर की
प्रत्यास्था, प्रत्यास्था सीमा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। अब आपको यहाँ समझने का विषय है दोस्त साहब, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था सीमा मतलब प्रत्यास्था की बात कहे तो स्टील की ज्यादा होगी, लेकिन प्रत्यास्था सीमा मतलब उसको कहाँ तक खींचा जा सकता है, रबड़ को कितना पतला 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 करके लंबा कर देते हैं, नहीं टूटता ना। इसका मतलब यह है कि इसकी सीमा ज्यादा है, सर्वाधिक है। लेकिन लेकिन स्प्रिंग स्टील की बात करते हैं तो इसकी प्रत्यास्था ज्यादा है, सर्वाधिक है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी बात है परंतु मोटी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना, ये बात है। चलिए मैं अगर बात करूं तो यहाँ एक और होता है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है जानते होंगे आप तो, वैसे काफी लोग तो इसके बारे में बताओ, सोचो, मैं बताता हूँ। देखिएगा प्लास्टिसिटी का मतलब होता है सुगढ़ियता, सुगढ़ियता, जानते हो दोस्तों क्या होता है सुगढ़ियता, अच्छी तरह से विदित होगा। सुगढ़ियता, प्लास्टिसिटी मतलब यहाँ ये बात क्लियर हो रही है कि सुगढ़ियता किसे कहेंगे, मतलब समझो इसको। यहाँ क्या था, खींचा, ये खींचा, ठीक है, ये बल L1, लेकिन यहां पर खींच करके इसको क्या कर दिया गया, इसी को खींच करके क्या कर दिया गया, ये लंबाई L2 कर, लेकिन पुनः वापिस जो है अवस्था जो प्राप्त हुई वो कौन सी प्राप्त हुई, ये वाली, तो ये तो कहलाती है आपकी प्रत्यास्था, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ये है आपकी इलास्टिसिटी। लेकिन अगर बात करते हैं तो यहां जस्ट विपरीत है, विपरीत है मतलब क्या होगा कि प्रत्यास्था किसे कहते हैं कि यहां इस पर बल लगाया, क्या लगाया, बल, और ये L2 अवस्था में ही बनी रही, पुनः न लौट कर आई, ठीक है, इसको बोलते हैं सुगढ़ियता या प्रत्यास्था, प्लास्टिसिटी, तो नीचे वाली जो कंडीशन है वो प्लास्टिसिटी, जबकि ऊपर वाली जो कंडीशन पुनः लौट गई तो वो इलास्टिसिटी है। अब ये यही है, इसने यही स्थान ग्रहण कर लिया। मान लीजिए आपने छोड़ा भी है तो बल हटाया तो कितनी यहाँ पहुंच गई, बल हटाया मान लीजिए वापस गए तो पुनः आई, लेकिन कितनी है यहाँ से देखो वापस आए, लेकिन देखो वापस यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन वापस यहाँ तक नहीं पहुंची जितना पहुंचना चाहिए, और यहाँ तक पहुंच जाती तो इलास्टिसिटी कर दी, जब यहीं रह गई तो इसका मतलब पुनः लौट करके ना, तो इसका मतलब प्लास्टिसिटी, इसको बोलते हैं सुगढ़ियता। आटा लगाया कभी आपने, जहां पर उस पर बल लगाया गया वहां वैसा ही आकार ग्रहण कर लेगा। मिट्टी देखा होगा, जब अपन खेलते हैं बच्चे थे, जब हम छोटे बच्चे थे तो मिट्टी में खेला करते थे, और मिट्टी में खेल करके तो उसमें पानी डाल करके उसको ऐसे लगाते थे, दबाव लगाते वहां रह, इसको क्या बोलते हैं सुगढ़ियता, क्या बोलते हैं सुगढ़ियता, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, क्या बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब आप समझ सके हो, तो ये जो है सुगढ़ियता सर्वाधिक जो है, गीला आटा समझो या गीली मिट्टी में है, ठीक है, तो यूँ समझिएगा सरल लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखिएगा इस गुण के कारण, धातुओं पर बल लगाने पर पुनः बल लगाने पर अवस्था परिवर्तन कर लेती, अवस्था परिवर्तन कर लेती हैं, लेकिन बल हटाने पर भी उसी अवस्था में
अवस्था बनी रहती है, बनी रहती है। और इसको बोलते हैं सुगड़ीयता, मतलब पुनः लौट करके नहीं आती। अर्थात यूं समझिए, अपन इस चीज को यूं समझिए, अर्थात अर्थात पुनः लौट कर नहीं आती। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अर्थात पुनः लौट करके आती ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं, यहाँ क्या कंडीशन आपके सामने हो गई। तो यहाँ तक आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं सुगड़ीयता। क्या बोलते हैं? सुगड़ीयता। ओके, ठीक है। अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं, तो उदाहरण में जो बात की जाए, अगर मेटल में बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो इस सुगड़ीयता के कारण ही एक होता है ना, क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी, उसके कारण चद्दरों का निर्माण होता है। तो इसके कारण ऐसे ही पूर्ण विस्तार लेते हैं। तो ये जो यूँ समझिए, अगर ऐसे ऐसे कहा जाए तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है गीला आटा, क्या, या गीली मिट्टी। तो गीली मिट्टी हो जाती है जैसे, हाँ, वैसे धातु का नहीं है, गीली मिट्टी है ना, मिट्टी। अब ये गीली मिट्टी जो है ऐसे कैसे सर्वाधिक होगी। तो इसको अगर बात करते हैं तो ये, या फिर यूँ समझिए तो चद्दर में भी इस टाइप का होता है। चद्दर 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 में जो सीट होती है उसमें भी ये कंडीशन होती है। तो चोट मारा पुनः उसी स्थान पर रह जाती है। तो ये चीज़ें आपको देखने को, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। एक और होता है मेलेबिलिटी। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अपन आगे बात करते हैं इसी में ही, और देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। आप एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उससे आराम से सुव्यवस्थित तरीके से लिख लिया करो। ये थी सुगड़ीयता, मतलब प्लास्टिसिटी। तो दो बिंदुओं पर मैंने बात की कि इलास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिसिटी क्या होती है। तो दोनों को अपन ने अलग अलग करके वेरीफाई कर दिया कि भाई इसका मतलब यहाँ प्लास्टिसिटी है, इसका मतलब इलास्टिसिटी। तो कुत्ते की दुम इलास्टिसिटी, ठीक है। और स्थिर रह जाती है, मतलब पूंगी लगा दी कुत्ते की पूंछ में, तो इसका मतलब है कि वो है प्रत्यास्थता, सॉरी वो है क्या नाम से, हाँ, प्लास्टिसिटी। क्या है? प्लास्टिसिटी। इसको बोलते हैं सुगड़ीयता या सुगड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके छोटी छोटी है लेकिन बहुत ज़रूरी है। और ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि ये मोस्ट नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इन बिंदुओं पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, खास तौर से मैकेनिकल जो भी प्रॉपर्टीज है उन पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसी में ही और आगे एक एक करके क्रमबद्ध रूप से, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अब नाम सुनते हैं तो आगे सुना आपने, तो नेक्स्ट आता है नंबर 3, जो कि बिंदु आपने खूब सुना होगा, मैलेबल। मैलेबल, मैलेबली, मैलेबल, ठीक है। मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर सही ढंग से देखा जाए तो आप समझते हो इसको, इसका मतलब था आघात वर्धनीयता। मतलब नाम देखो, आघात मतलब चोट, वर्धनीयता मतलब सहन करने वाली। तो इसका नाम से ही पता चल जाता, आघात वर्धनीयता। इससे भी आपको क्लियर हो रहा है कि कैसी स्टेप आपकी यहाँ बन रही है। नेक्स्ट, तो ये चीज आप यहाँ देख सकते हो कि इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता का मतलब होता है चोट को सहन करने का। तो इससे क्या होता है, पतली पतली जो छर्रे बनाई जाती है इसी गुण के कारण बनाई जाती है। तो किसी भी धातु पर चोट मारने तो क्या होता है, यहाँ समझिए, है ना। तो इस पर क्लियर करते हैं, कोई भी धातु ले लीजिएगा, उस पर चोट मारना मान लीजिए, ठीक है। तो चोट मारता है तो उस स्टेप पर आपको देखना है, तो चोट करने पर वो उसी अवस्था में रह जाती है या चद्दर का रूप परिवर्तन कर लेती है, ठीक है। तो लिखिएगा, धातुओं के धातुओं के इस गुण के कारण धातुओं के मैलेबिलिटी गुण के कारण कारण ही
गुण के कारण ही पतली 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 सदरे शीट बनाई जाती है यही गुण है जिसके कारण क्या हुआ, पतली पतली शीटें बनाई जाती है, पतली पतली चादरें बनाई जाती है, जिसका अपन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैलिबिलिटी, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि यह है आघात वर्धनीयता, मैलेबिलिटी। इस तक तो आप पहुंच गए, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो आघात वर्धनीयता है, इसमें आपने लिखा तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है कि जो झटकों को, यहाँ पर जो चोट को पतली पतली चादरों के रूप में कन्वर्ट कर लेता है और उसको अपन समझते हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अपन मैलेबिलिटी कहते हैं, और मैलेबिलिटी का जो गुण है वो क्या कहलाता है, इस पर अपन को यहाँ पर देखना है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आघात वर्धनीय कौन सा होगा, बताओ। एग्जाम्पल में आप समझो, तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ सोना जो है, इसमें क्या होता है, सर्वाधिकता गुण होता है। सोने का जो है आघात वर्धनीयता का जो है सर्वाधिक गुण होता है, जो कि आघात वर्धनीय सर्वाधिक होता है गोल्ड। ठीक है, अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर एक और देखते हैं। मैलेबिलिटी के बाद आता है डक्टिलिटी। क्या आता है, डक्टिलिटी। इसको कहे तो तन्यता या तन्यता। डक्टिलिटी क्या होता है, इस गुण के कारण धातुओं के पतले पतले तार बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इस गुण के कारण ही धातुओं के पतले तार बनाए जाते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि किसके कारण कौन सा क्या बनाया जाता है। तो पतले पतले जो तार बनाए जाते हैं वो डक्टिलिटी के कारण ही बनाए जाते हैं, इसी गुण के कारण यहाँ पतले पतले तार बनाए जाते हैं। डन। अब इसके बाद अपन बात करते हैं तो इसको बोलते हैं तन्यता, डक्टिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं तो डक्टिलिटी में अपना पहला पॉइंट आता है, तो कौन सा है, इसको सर्वाधिक तन्य होगा। तो यह सर्वाधिक तन्य है। यहाँ सर्वाधिकता की अगर बात करोगे तो आपको ध्यान होगा, जैसे तो फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ जो सर्वाधिक तन्य की अगर बात की जाए कौन होगा, प्लेटिनम। कौन सा, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम होगा, क्या होगा, प्लेटिनम, पीटी जिसको बोलते हैं। ये है आपका पीटी, तो ये है आपका सर्वाधिक होता है। इसके बाद गोल्ड आ जाता है, क्या जाता है, सोना। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, गोल्ड। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो चांदी आ जाती है, हाँ ना, जो कि सिल्वर आप जानते हो अच्छी तरह से। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, वो है चांदी, सोना, तांबा, और यहाँ पर तांबा। तो आप यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ क्लियर कर सकते हो किस तरह की कंडीशन है आपके साथ में बन रही है। ये सर्वाधिकता का काम मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये है मैलेबिलिटी और ये है डक्टिलिटी। दोनों को क्लियर करो पहले एक बार, इनका भी आप बढ़िया से लिखो, जिससे कि आगे कोई भी दिक्कत आपको ना। और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है धातुओं का वह कौन सा गुण है जिसके कारण पतले पतले तार निर्मित किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर उसी आधार पर आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। और आगे बात करते हैं तो देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, समझना थोड़ा सा ध्यान से, मैं वही बात बता रहा हूँ। तो ये था डक्टिलिटी, तन्यता। तन्यता का आपने पढ़ लिया है कि तार बनाए जाते हैं पतले पतले, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो कहलाती है तन्यता। अब तन्यता के आगे आघात वर्धनीयता को अपने क्लियर कर लिया, तन्यता को भी क्लियर कर लिया, तो बचा क्या, जिन बिंदुओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं उसमें बचा क्या, इन सबको देख लेते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हार्डनेस, नाम तो खूब सुना होगा आपने, हार्डनेस मतलब कठोरता। कठोरता किस बात की लेकर के, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा तीसरे नंबर पर हार्डनेस। अगर बात की जाए तो यहाँ आता है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता, कठोरता।
कठोरता का मतलब क्या है, इस बात को लेकर क्लियर करना आपको। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, इस बात को क्लियर करना। कठोरता क्या चीज होती है, इसको देखना। मतलब धातुओं के इस गुण के कारण ही एक धातु दूसरी धातु की कटिंग कर पाती है, ठीक है। इस गुण के कारण ही, गुण के कारण ही एक धातु दूसरी धातु की कटिंग क्रिया कर्तन कर पाती है। यहाँ आप नोटिस कर सकते हो, तो यही एक गुण है जिसके कारण क्या होती है कि एक धातु दूसरी धातु क्या करती है, कठिन करती है। इस गुण के कारण ही कर पाती है। तो यहाँ आप समझ सकते हो, इस गुण से ही अपन को कठोरता और किसका, सॉफ्टनेस का, तो लिखिएगा इस गुण के कारण ही धातु में कठोरता, हार्डनेस एंड मुलायमता, सॉफ्टनेस का पता लगता है, तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, हार्डनेस का एवं मुलायमता जो पता लगता है वो इसी गुण के कारण लगता है। तो ये धातुओं का वह गुण है जिस कारण हमें एक दूसरी धातु क्या करती है, कर्तन क्रिया कर पाती है, कटिंग ऑपरेशन कर पाती है। इसको अपन समझ सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियरिफाई हो रही है, ठीक है। डन। मैं अगर बात करना चाहता हूँ तो इसको बोलते हैं सॉफ्टनेस। क्या होता है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस दो प्रकार की चीजें होती है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर सर्वाधिक अगर बात होती है तो यूँ कहेंगे कि स्टील से कोई भी चीज़ को खुरसते हैं तो खुरसा नहीं आती। स्क्राइबर लिया, इससे खुरसना शुरू किए तो स्टील से जो है स्क्राइबर को यहाँ आसानी से नहीं खर्चा जा सकता, ऐसा, ठीक है। इस्पात जिसको बोलते हैं, या फिर यूँ सही लैंग्वेज में इसका शुद्ध हिंदी में फौलाद। तो इसको अगर क्या है, किसी भी चीज़ से स्क्राइबर वगैरह से खुरसते हैं तो खुरसा ही नहीं आएगा। जबकि सबसे कम अगर बात करते हैं तो होता है लेड। सबसे कम की अगर बात करते हैं तो लेड का मतलब क्या होता है, शीशा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। सबसे कम होता है लेड की बात करते हैं तो शीशा, इस तरह की कंडीशन आपके लिए यहाँ पर बन जाती है। डन ना। मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताई, कठोरता, हार्डनेस, जिसका आपने यहाँ जिक्र किया, तो आप समझ सकते हो ये था आपका हार्डनेस। यहाँ पर अपन बात कर रहे थे, जिसको आप एक बार एक नज़र में उतार लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से ले लीजिए। नेक्स्ट इसी के बाद अपन और आगे बात करते हैं। तो आपके लिए क्या रहेगा, देखो एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं, समझो। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने जो लिखा है तो वो लिखा हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया कि कठोरता का मतलब हार्डनेस होता है, और इसी के कारण कटिंग होती है। और एक धातु दूसरी धातु से कटिंग रहेगी तभी वो सॉफ्ट धातु को हार्ड धातु के द्वारा कटिंग किया जा सकता, अन्यथा नहीं कर सकता, है ना। स्क्राइबर भी हार्ड होता है तभी तो उससे निशान पड़ जाते हैं। आप स्क्राइबर को लो और शीशे पर लेड पर निशान करो तो लेड पर जो होगा तो यहाँ आप समझ सकते हो कि गहरा निशान पड़ जाएगा। जबकि वह स्क्राइबर लिया आप स्टील पर करो तो निशान ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा भारी हार्ड कौन है, स्टील, इस्पात, यही ना। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें एक और आता है टफनेस, ठीक है। अब टफनेस क्या होता है इसको आपको देखना है, देखिएगा। चिमरता का नाम तो सुना हो, मतलब कोई भी धातु को मरोड़ने पर, ऐंठने मरोड़ने पर भी वह टूटे नहीं, आसानी से उसे सहन कर ले, तो यही गुण उसका क्या कहलाता है, चिमरता कहलाता है। इस गुण के कारण धातु को ऐंठने मरोड़ने पर भी
वह नहीं टूटती है, नहीं टूटती है। बैठने पर, मरोड़ने पर भी वो टूटती नहीं है। ये है गुण हाथ का। यहाँ पर देखो तो इसको बोलते हैं टफनेस, तो चिमरता। इस गुण के कारण धातु को ठोकने, धातु को ऐंठने मरोड़ने पर भी वो टूटती नहीं। राइट। अब जब टूटती नहीं है इसका मतलब क्या, झटकों को सहन कर लेती। तो इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप कहोगे तो स्प्रिंग आ गया है। स्प्रिंग, स्प्रिंग वही स्प्रिंग इस्पात। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, स्प्रिंग इस्पात। इस चीज को आप क्लियर कर सकते हो कि कैसी स्थिति आपके लिए है यहाँ, तो इससे आपको और ज्यादा स्पष्टीकरण मिलता है। ये था आपका स्प्रिंग स्टील, जिस पर अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया है कि ये स्प्रिंग स्टील था, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर और बात करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान देने की बात। टफनेस, टफनेस के बाद क्या आता है, इस चीज को आप देखो तो ये टफनेस मतलब चिमड़ता, ऐठा मरोड़ा टूटा नहीं, ऐठने मरोड़ने पे भी टूटना है। या स्प्रिंग स्टील या फिर स्टील भी आप देखा होगा, स्टील, स्टील आपने देखा होगा लाइट के बीच का तार रहता ना, वो सिर्फ ऊपरी लाइन होता, तो कितना मजबूत रहता, उसको कितना बार बार ऐंठते हो, तोड़ते हो, मरोड़ते हो, फिर भी वो नहीं टूट पाता। तो यही गुण है जिसके कारण अपने यहाँ इसका परिचर्चा करते हैं और समझ पाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो ये था सारा आपको जो मैंने बताया। नेक्स्ट इसी में देखो, ब्रिटलनेस का नाम सुना होगा आपने, ब्रिटलनेस नहीं सुना क्या? चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस क्या होता है, इसको ध्यान देना है। तो समझने की बात है कि ब्रिटलनेस किसे कहेंगे। ओके, समझो। तो ब्रिटलनेस का मतलब होता है यहाँ भंगुरता। क्या होता है? भंगुरता, इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। डन। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो चीज रखी थी अपने, इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, भंगुरता। भंगुरता होती क्या है, इस पर वेरीफाई करते हैं। धातु से कोई भी धातु पर चोट मारी, ठीक है, और चोट मारने पर वो टूट जाए तो वही उसकी भंगुरता है। तो इस गुण के कारण ही धातु जो है झटकों को सहन नहीं करती और टूट जाती है। ठीक है, तो लिखिएगा, इस गुण के कारण धातु पर चोट मारने पर वह टूट जाती है। तो ये वही गुण है जिसे भंगुरता कहते हैं, टूट जाती है। और अगर इसमें बात करें कि टूट जाती है, अर्थात यहाँ झटकों को सहन नहीं कर पाती, अर्थात झटकों को सहन नहीं कर पाती हैं। ये चीजें आपको समझना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं तो उदाहरण में हमें समझेंगे तो क्या चीज हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन। अगर उदाहरण की भी अगर बात की जाए तो क्या होगा, आप क्लियर करो। तो एग्जाम्पल से आप यहाँ समझ सकते हो कि इसको जो झटकों को सहन नहीं कर पाती हैं, इस गुण के कारण धातु को चोट मारने पर झटकों को सहन नहीं करते, टूट जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप यहाँ इसको क्लियर करो तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये रही आपकी यहाँ पर, तो इसमें सबसे पहले अपन समझिए तो वो आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन मतलब कहे तो ढलवा लोहा। अब ढलवा लोहा एक ऐसा है कि जो कि सर्वाधिक ब्रिटल होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक ब्रिटलनेस जो होती है वो किसकी होती है, कास्ट आयरन की। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। मैं आपको इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे हुए, आपको लग गया कि हाँ वास्तव में ये पूछे हुए, बट इसको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके पार पड़ेगी। इसको बड़े से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक तरफ पढ़ जाता हूँ। आपने उतार लिया तो आगे बात करते हैं अपन इसमें ही। तो देखिए यहाँ पर अपने एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें आ रही है जिनको अपनी यहाँ विस्तार से पढ़ रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस नहीं बनता है जो इसमें से नहीं आता हो।
तो अक्सर पूछने जाने वाले विषयों में से एक है जिसको अपनी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं और उससे क्लियरिफाई भी हो जाता है। मैं आगे और बताता हूँ, आपको समझो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और है जो इसमें समझने लायक है, जिन पर बात करते हैं। तो आपने सुना होगा तो टेनासिटी। टेनासिटी क्या होता है? टेनासिटी तन्यता। तन्यता मतलब तन्यता लगा तन्यता। ठीक है, टेनासिटी का मतलब होता है कि इस पर बल लगाया, बल लगाया तो भी ये उसको सहन कर लेती हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर धातुओं का वह गुण जिस पर बल लगाने पर वो उसे आसानी से सहन कर ले, क्या कहलाता है? टेनासिटी कहलाता है। इसको मतलब है खिंचाव शक्ति। क्या? खिंचाव शक्ति को सहन कर ले। ठीक है, इस गुण के कारण धातुएं खिंचाव शक्ति को वहन कर पाती हैं। धातुएं खिंचाव शक्ति को वहन कर पाती हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि धातुएं जो खिंचाव शक्ति को वहन कर रही है तो वो कौन सा गुण है, इस पर आप क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। तो यही वो गुण है जिसके कारण धातुएं खिंचाव शक्ति को क्या कर लेती है? वहन कर पाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले लो स्प्रिंग स्टील। ठीक है, सबसे बड़े बेहतर एग्जाम्पल स्प्रिंग स्पार्क। ज्यादातर अपन इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि झटकों के लिए यही उपयोगी आता है। डन। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ लास्ट में फटिंग रेजिस्टेंस। क्या होता है? फटिंग रेजिस्टेंस, श्रांति प्रतिरोध। अंतिम सीमा तक झटके लगने पर भी उसे सहन करना। ठीक है ना? ये वशी गुण है। अंतिम सीमा तक झटकों को सहन करना, झटकों को सहन करना अर्थात टूटने से बचाना। टूटने से बचाना, ये उद्देश्य, अर्थात टूटने से बचाना। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि कैसी स्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर बन पा रही है, अपन यहाँ स्पष्ट रूप से समझ पाए। तो ये है फटीग रेजिस्टेंस, मतलब श्रांति प्रतिरोध। इसमें अपन बात करते हैं तो सारी की सारी स्प्रिंग्स आ जाती है। स्प्रिंग्स, एक और आता है कमानी। स्प्रिंग के बाद आता है कमानी। कमानी आपने सुना होगा। तो ये स्प्रिंग है, ये भी एक स्प्रिंग का ही प्रकार है। तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो कि अंतिम सीमा तक भी झटकों को सहन करने की जो शक्ति देती है वो यही चीज़ है जिसका अपन यहाँ क्लियर कर। ऐसे कई क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं एक दो क्वेश्चंस पर आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। निम्न में से किसकी प्रत्याशा सर्वाधिक क्वेश्चन। ठीक है, बात समझना। पहला ऑप्शन है यहाँ पर रबर, दूसरा ऑप्शन है ध्यान से देखना ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ध्यान देने की बात है इस्पात। वहां पर वर्ड आया था फौलाद। इस्पात स्टील भी आ जाता है, इस्पात भी आ जाता पर फौलाद आया। और चौथा है पिग आयरन। ठीक है, अब आप यहाँ रबर, ढलवा लोहा, फौलाद या पिग आयरन किसको क्लिक करोगे? ये आपके जो है DRDM ले लो 2019, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में ले लो 2017-18 में आई थी वैकेंसी। ठीक है, इसके बाद में ITI में ले लो। ठीक है, इसके बाद में ये 2017-18 दोनों साल आया। ठीक है,
इसके बाद में ले लो यहाँ पर एक बात बताऊँ, इसरो में आया हुआ एएलपी और टेक्नीशियन में आया, एएलपी और टेक्नीशियन में आया। तो इस तरह से एग्ज़ाम 2019 में आया। ठीक है, इस तरह से कई एग्जाम में आया है जिसको आप देख सकते हो। वैसे नॉन टेक्निकल एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। अब लड़की जो है रबर के सर्वाधिक जो है प्रत्यास्थता सीमा, अगर यहाँ गलती से लड़का क्या करता है, रबर पे तो सर्वाधिक प्रत्यास्थता सीमा, प्रत्यास्थता सीमा नहीं की प्रत्यास्थता, और यहाँ क्या पूछी गई, प्रत्यास्थता। इसका मतलब फौलाद, फौलाद को क्या बोलते हैं, स्टील। तो इसका आंसर क्या है, स्टील। स्टील को ही तो अपन क्या बोलते हैं, इस्पात। ये चीज़ क्लियर, तो ये लिखा ही मैंने। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, यही मुश्किल सवाल होते हैं जिसको बच्चा समझ नहीं पाता है और फिर इनसे भागने की कोशिश करता है, यार पता नहीं कहाँ से पूछा, क्या पूछा, पता ही नहीं चल पा रहा। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक आती है जिनको अपन को समझना होता है। बस इस तरह के मुश्किलों से भागना नहीं है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है परंतु हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यकीन मानिए आपके कदमों में भी जहान होगा, लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करोगे तब जा करके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी और अपने दोस्तों तक ये बात पहुंच पाएगी। खैर आप सब जानते हो, नए दोस्त बेल बटन को दबा ही लेते हो जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिल रही हो। ठीक है, और वीडियो आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों तक पहुंच पाएगी। सारी चीज़ें आपको जूगल सर ऑनलाइन क्लासेस प्ले स्टोर की ऐप पर भी डाउनलोड करके वहाँ से भी ले सकते हो। उसमें कई चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कई चीज़ें पेमेंट मोड की है जिसकी सहायता से आप पूरे वीडियोज़ देख सकते हो। ये बहुत बढ़िया लगेगा आपको। फिर मिलाऊंगा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए तो नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।